अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक। मैं हूँ सईदा इकरा। हम पढ़ रहे हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। आज हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के कुछ और पर्सनैलिटी थ्योरीज़ को देखेंगे। जिन दो थ्योरीज़ को आज हम पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले आती है गॉर्डन एल्पर्ट की थ्योरी और दूसरी थ्योरी है हमारे पास रेमंड कैटल की। सबसे पहले हम गॉर्डन एल्पर्ट को ही देख लेते हैं। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका फर्दर इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। इनका फुल नेम गॉर्डन विलर्ड एल्पर्ट है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। एल्पर्ट उन माहिर नफ्सियात में से पहले माहिर नफ्सियात में से एक थे जिन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर बात की थी। पर्सनैलिटी थ्योरी के ऊपर उन्होंने सबकी तवज्जो दिलाई थी। ये कह लें कि शख्सियत का मुतालिया सबसे पहले करने वाले साइकोलॉजिस्ट में आते हैं ये। और इसी वजह से इनको पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के जितने भी फाउंडर्स थे या फाइंडिंग फिगर्स थी उनमें से एक कहा जाता है, या इनको ये कह लें कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का फाउंडर भी कहा जाता है। उनके बानियों में से एक हैं। इनको सबसे ज़्यादा जिस थ्योरी की वजह से जाना जाता है वो पर्सनैलिटी थ्योरी है। ये कह लें कि ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के नाम से जो थ्योरी है, उस थ्योरी की वजह से इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इस थ्योरी में उन्होंने 3 डिफरेंट ट्रेट्स बताए थे जो कि पर्सनैलिटी थ्योरी के ट्रेट्स हैं। इसमें सबसे पहले सेंट्रल ट्रेट आती है। सेंट्रल ट्रेट उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी ट्रेट है जो कि मतलब कि पर्सनैलिटी की शेप बनाने में, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी की शेप बनाने में जो मिलकर काम करती है ना, मिलकर काम करने या उसकी शख्सियत को बनाने में जो मदद करती है वो सेंट्रल ट्रेट होती है। दूसरी चीज़ उन्होंने इसमें यही कही थी कि किसी भी इंसान में एक डोमिनेंट ट्रेट नहीं होती है। इसकी बजाय कि किसी भी पर्सन में एक डोमिनेंट ट्रेट हो, उसकी बजाय वो इंसान जो है ना मल्टीपल स्मॉलर ट्रेट्स से मिलकर बनता है। मतलब कि बहुत सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं जिनका मजमूआ होता है, उनसे मिलकर एक पर्सनैलिटी बनती है। जैसे कि अभी देखें यहाँ लिखा हुआ है इसी लाइन के आगे, द कंटिन्यूम ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट कम्स इनटू प्ले। मतलब कि जो उसकी तसलसल है या फिर उसकी खसूसियात हैं वो किसी जॉयनेस या प्लेनेस, मतलब डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं हर किसी के। कोई भी एक इंसान किसी भी दूसरे इंसान से अलग होता है। ये कह सकते हैं कि एक शख्स दूसरे शख्स से ज़्यादा ईमानदार हो सकता है। अ पर्सन मे बी मोर ऑनेस्ट देन अनदर पर्सन, के हर पर्सन किसी दूसरे से अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, कोई बहुत ज़्यादा किसी दूसरे से जेलस फील करता होगा। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है। इसी तरह उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी अलग होते हैं और इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मतलब जो डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वही एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम उनसी एल्पर्ट के जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं, जो 3 ट्रेट्स उनने बताई हैं, उनके ऊपर ही बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक सेंट्रल ट्रेट होती है। उसके अलावा जो 2 ट्रेट्स हैं उसमें सेकेंडरी ट्रेट और कार्डिनल ट्रेट्स आ जाती हैं। एल्पर्ट ने जो पर्सनैलिटी थ्योरी बनाई थी उस थ्योरी को गॉर्डन एल्पर्ट पर्सनैलिटी थ्योरी का नाम दिया था। यानी कि लोग जो है उनकी इस थ्योरी को गॉर्डन एल्पर्ट पर्सनैलिटी थ्योरी के नाम से जानते हैं। एल्पर्ट ने जो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करके एक पर्सनैलिटी की 3 ट्रेट्स के ऊपर डिवाइड किया। मतलब कि उन्होंने जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी होती है उसको 3 ट्रेट्स के ऊपर डिवाइड किया, जैसे कि मैंने पहले भी बताई है, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। एल्पर्ट की जो थ्योरी थी उसका ये ख्याल था, एल्पर्ट का ये ख्याल था या उसकी थ्योरी के मुताबिक उसका ये ख्याल था कि जो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या कंसिस्टेंट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में या फिर उसकी खसूसियात जो होती हैं ना वो सारी उसमें हिस्सा डालती हैं। मतलब उसकी पर्सनैलिटी को बनाने में हिस्सा डालती हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ के थ्रू या इन 3 कैटेगरीज़ के थ्रू उसकी पर्सनैलिटी में जो डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट खसूसियात आती हैं वो इन्हीं की वजह से आती हैं। यहाँ पे एल्पर्ट ने जो बातें कही हैं उन बातों में से हम बहुत सी बातें पहले कर चुके हैं। जैसे कि इसने यहाँ ये कहा है कि इसकी मतलब जो थ्योरी थी या इसका जो नज़रिया था वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करता है या इस बात पर तवज्जो करवाता है लोगों की कि हर जो शख्स होता है या हर पर्सन होता है उसकी कुछ खुसूसियात ऐसी होती हैं जो नुमायाँ होती हैं और जो उसकी शख्सियत को नुमायाँ करती हैं, और वो सारी जो उसकी खुसूसियात होती हैं वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होती हैं, हर किसी से अलग होती हैं। अ पर्सनस पर्सनैलिटी ट्रेट्स वुड मेक अप देयर मोटिवेशन एंड एक्शन। मतलब उसकी जो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी होती है उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो उसके मोटिवेशन या एक्शंस को शो करवाते हैं कि वो किस तरह से करेगा या किस तरह से अपना कौन सा एक्शन शो करवाएगा। अब इन 3 डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स को इन डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले कार्डिनल पर्सनैलिटी ट्रेट आती है।
According to Alpert, cardinal personality trait are the leading factor that determine an individual's personality. मतलब उसका ये मानना था कि ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ये एक ऐसा लीडिंग फैक्टर है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिटरमिन करता है. They will have a strong pull over an individual's thoughts, feelings and actions. Overall, cardinal traits are considered rare. Not every person has a cardinal trait. मतलब कि जो कार्डिनल पर्सनैलिटी ट्रेट है ये एक बहुत ही रेयर टाइप है. इसमें किसी भी इंसान के थॉट्स, उसकी फीलिंग्स और उसके एक्शंस को देखा जाता है एक सिंगल इंडिविजुअल के, और इसी वजह से हर इंसान में कार्डिनल ट्रेट्स नहीं पाई जाती. दूसरे नंबर पे आती हैं सेंट्रल पर्सनैलिटी ट्रेट्स. एल्बर्ट का मानना ये था कि जो सेंट्रल पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ये बहुत ही कॉमन है कार्डिनल ट्रेट्स से, और ज़्यादातर लोग की पर्सनैलिटी की जो सेंट्रल ये कह लें कि उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, उनके जो सेंट्रल ये स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं. और एल्बर्ट का ये भी मानना था कि अगर आप अपनी इस्लाहात जो होती हैं, आपकी जो मेजर टर्म्स होती हैं, आपकी जो ये कह लें कि जो आपकी मजमूई ट्रेट्स होती हैं पर्सनैलिटी की, जो कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बयान करती हैं, या फिर आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को किसी के सामने बयान करने के लिए जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारी सेंट्रल पर्सनैलिटी ट्रेट्स में ही आ जाते हैं, जिसमें हमारा ऑनेस्ट होना होता है, हमारा फ्रेंडली होना होता है, किसी के साथ जेन्युइन रहना होता है. जैसे कि हम ये कह लें कि हमारा ईमानदार रवैया, हमारा दोस्ताना रवैया, या किसी के लिए फ़िक्रमंद होना, हमारी जो सेंट्रल ट्रेट्स होती हैं ना, प्रोबेबली इन सब में आ जाती हैं वो सारी चीज़ें. तीसरे नंबर पे आ जाती है सेकेंडरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स. सेकेंडरी ट्रेट्स ऑल्सो present in all individuals and can influence behavior, but secondary traits are strongly dependent upon immediate context such that they are not apparent in all situations. मतलब एल्बर्ट का कहना ये था कि जो हमारी सेकेंडरी ट्रेट्स होती हैं ना वो हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती हैं और ये इनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि उनका जो बिहेवियर होता है, उनका रवैया होता है, उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकती हैं. लेकिन जो उनकी सेकेंडरी ट्रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट होती हैं उनके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट पर, या ये कह लें अगर प्योर उर्दू में कहा जाए कि जो उनकी सेकेंडरी पर्सनैलिटी है या उनकी सेकेंडरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो उनके फौरी सियाको सबाक पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, लेकिन वो तमाम सिचुएशंस में शो नहीं होती हैं, या ये कह लें कि हर सिचुएशन के ऊपर उनका असर नहीं होता. एल्बर्ट ने इसके अलावा एक सेमिनल रिसर्च भी कंडक्ट की थी इनटू द साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग ऑफ प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट पर्सनैलिटी थ्योरी जिनकी हम पढ़ेंगे वो है रेमंड कैटल, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. इनका फर्दर इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं. इनका फुल नेम रेमंड बर्नार्ड कैटल था और ये ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. इनको जिस वजह से सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो उसमें इनकी साइकोमेट्रिक रिसर्च आ जाती है, जो कि इन्होंने इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर करी थी. कैटल ने फैक्टर एनालिसिस के ऊपर काम किया था. हम पहले फैक्टर एनालिसिस को देख लेते हैं कि फैक्टर एनालिसिस होते क्या हैं, फिर हम कैटल की फैक्टर एनालिसिस की थ्योरी को देखेंगे. फैक्टर एनालिसिस एक टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम लार्ज नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को फ्यू नंबर्स ऑफ फैक्टर्स के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं. दिस टेक्निक एक्सट्रैक्ट्स मैक्सिमम कॉमन वेरिएंस फ्रॉम ऑल वेरिएबल्स एंड पुट्स देम इनटू अ कॉमन स्कोर. एज एन इंडेक्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स वी कैन यूज़ दिस स्कोर फॉर फर्दर एनालिसिस. यानी कि ये जो टेक्निक है ना, ये मैक्सिमम कॉमन वेरिएंस वाले नंबर्स को, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज वाले जो कॉमन नंबर्स होते हैं ना, कॉमन स्कोर्स होते हैं, उनमें से बहुत ही कम वालों को निकालती है और उनको अलग करती है, उनके स्कोर को इकट्ठा करती है. और जब हम इन वेरिएबल्स के इंडेक्स के बाद, मतलब इसके सारे एनालिसिस के बाद जब हमारे पास कोई एक कॉमन स्कोर या एक प्रॉपर स्कोर आ जाता है तो हम फिर उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करते हैं. ये एक सिंपल डेफिनेशन थी फैक्टर एनालिसिस की. अब हम कैटल के फैक्टर एनालिसिस को देख लेते हैं कि वो फैक्टर एनालिसिस में या पर्सनैलिटी में क्या बात करते हैं. कैटल्स फैक्टर एनालिसिस. कैटल फैक्टर एनालिसिस में कैटल ने जो बातें की हैं उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि बाय एग्जामिनिंग पैटर्न्स ऑफ कोवेरिएशन, यानी कि हम किसी भी पैटर्न की कोवेरिएशन को एग्जामिन करके फैक्टर एनालिसिस को
हाँ एग्जामिन करते हैं तो फैक्टर एनालिसिस हमें ये अलाउ करता है टू टेक लार्ज नंबर ऑफ डाटाबेस अपॉन डिफरेंट मेजर, यानी कि हम लोगों ने रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज़ें देखनी है। यानी कि जब हम रिसर्च में कोई एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम उस लार्ज नंबर ऑफ डाटा को की कलेक्शन के बाद उसको एनालिसिस करते हैं। उसको एनालाइज करने के लिए हम उसके ऊपर उसको एक मैक्सिमम नंबर या कॉमन नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस कर सकें और उसको जान सकें। तो और जो फैक्टर एनालिसिस है हमें यही चीज़ अलाउ करता है कि हम लार्ज नंबर ऑफ डाटा को डिफरेंट मेजरमेंट के थ्रू रिड्यूस्ड कर सकें या डिफरेंट मेजरमेंट के थ्रू उसको एक क्लस्टर फैक्टर के अंदर लेके आ सकें ताकि हम देख सकें कि हम क्या मेजर करना चाह रहे थे। कैटल्स थ्योरी आइडेंटिफाइज द बेसिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर एनालिसिस, यानी कि कैटल ने अपनी जो डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे उनको मेजर करने के लिए या उनका फैक्टर एनालिसिस करने के लिए इस थ्योरी के बेस के ऊपर सारा काम किया था। यानी कि वो ये देखना चाह रहे थे कि लोगों की पर्सनैलिटी में क्या क्या ट्रेट्स हो सकते हैं, क्या कौन से बुनियादी ट्रेट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने फैक्टर एनालिसिस को इस्तेमाल किया। कैटल यूज्ड द फैक्टर एनालिटिक टेक्निक टू आइडेंटिफाई 16 सोर्स ट्रेट, मतलब उसने 16 पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिनको हम बोलते हैं ना वो 16 सोर्स ट्रेट्स अपने फैक्टर एनालिसिस टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई किए थे। यानी हमारे पास एक पर्सनैलिटी मेजर टूल है या जिसको हम 16 PF बोलते हैं या 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बोलते हैं। उसने 16 सोर्स ट्रेट्स का नाम दिया उसको, उसके थ्रू उसने डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू या इस अपनी फैक्टर एनालिसिस टेक्निक के थ्रू उन ट्रेट्स को फाइंड आउट किया, उनको आइडेंटिफाई किया और उनके ऊपर काम किया। ही ऑफ्टन यूज द टर्म सोर्स ट्रेट एंड फैक्टर interchangeably. Factor analysis is a statistical technique that determines a number of factors or clusters based on the intercorrelation between a number of individual elements। जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि ये रिसर्च बेस्ड एक पूरी टेक्निक है। इसके ऊपर उसने फैक्टर एनालिसिस के थ्रू डिफरेंट एलिमेंट्स को इंडिविजुअल्स के अंदर जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाला था। ये जो हमारे पास फैक्टर एनालिसिस है ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स को डिटरमिन करती है, जिसमें डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर्स हम ये कह लें कि ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। उसने पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ग्रुप्स बनाए थे कि किस किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग किस क्लस्टर में आते हैं या किस ग्रुप में आते हैं। उसने इनको ग्रुप्स में या क्लस्टर में डिवाइड करने के लिए जो बेस चुनी थी वो उनका इंटर कोरिलेशन था। मतलब ये कह लें कि कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो थे, यानी उनकी पर्सनालिटी के जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनके दरमियान जो कोरिलेशन बन रहा था उसके हिसाब से उसने इसको डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड किया था। और इस तरह से उसने फैक्टर एनालिसिस के ज़रिए एक डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स निकाल के उन डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स को 16 सोर्स फैक्टर्स या 16 सोर्स ट्रेट्स का नाम देकर लोगों की पर्सनैलिटी को मेजर करना स्टार्ट किया था। आज की दोनों पर्सनैलिटी थ्योरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। जो समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक। अल्लाह हाफिज़।